घटना चक्र प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी लोग। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी जीएस पॉइंटर के संदर्भ में, हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य भूगोल में। और सामान्य भूगोल में आप लोग दो सेगमेंट में अध्ययन करते हैं। एक है आपका विश्व का भूगोल, है ना, एक है आपका विश्व का भूगोल और एक अध्ययन करते हैं आप लोग भारत का भूगोल। ठीक है जी, भारत का भूगोल। तो पहले हम लोगों ने विश्व के भूगोल को प्राथमिकता दी है क्योंकि विश्व में ही भारत अवस्थित है। तो एक बार इस सेगमेंट को समझ लीजिए, जहाँ पे अभी हम लोगों ने ब्रह्मांड को शुरू किया हुआ है। लास्ट सेशन आपने देखा होगा, तो उसी क्रम को हम लोग जारी कर रहे हैं, वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये बुक आप देख पा रहे होंगे, लेटेस्ट बुक है वर्ष 2023। ये आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे आपको मिल जाएगी, आप वहां जाके विजिट करके उसको ले सकते हैं और घटना चक्र प्रकाशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आइए सेशन की शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, शुक्र के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको ध्यान हो, कि ये आपका सूर्य है और इसके बाद सारे ग्रह क्रम में लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बस पम बस आओ, है ना, बस पम बस आओ, इससे आप लोग याद रख सकते हैं बस पम बस आओ। ये पूरे 8 ग्रह हैं टोटल जो क्रम में लगे हुए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था बुध, उसके बाद हमने बात करी थी शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो है शुक्र ग्रह के बारे में। इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए उसको देखते हैं एक नजर में। देखिए, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, अगर आपसे पूछा जाए इस पूरे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका शुक्र। यहाँ पे ध्यान रखें। उसके बाद इवनिंग स्टार, यानी जिसको बोलते हैं सांझ का तारा, जिसको बोलते हैं सांझ का तारा, क्या बोलते हैं बेटा, सांझ का तारा। सांझ का तारा किसको बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है शुक्र यानी वीनस को ही कहा जाता है। ठीक है जी, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे ज्यादा गर्म है और कहीं ना कहीं इवनिंग स्टार के नाम से इसको जाना जा रहा है। अब देखिए, वह ग्रह जिसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी यही है, सांझ का तारा, भोर का तारा, शुक्र। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए शुक्र ग्रह के संदर्भ में। अब देखिए, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन बोल रहा है शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। ये कथन कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है। कारण क्या है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर होना। ठीक है जी, ये बिल्कुल दोनों सही स्टेटमेंट है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। यानी कारण इसका यही है कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। और आप जानते हैं कि मानव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता नहीं है, तो वहाँ जीवन संभव है, संभव नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और गर्म तारा है, वहाँ रहना कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए संभव नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। अगला देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, वो भी शुक्र है। यानी शुक्र के संदर्भ में जो जो प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सबको आपको फैक्चुअल पॉइंट में ध्यान रखना है ना। पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किसको जाना जाता है, शुक्र को जाना जाता है। वहीं पे मैगलन अंतरिक्ष यान, मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था, किसके लिए, शुक्र के लिए भेजा गया था। और मैंने आपको बताया था, एक बार छोटा सा वापिस मैं आपको लेके आऊं डायग्राम पे। ये मैंने शुरुआत के 4 आपको बताए थे बसपम में, कि ये चट्टान से निर्मित है ना, चट्टान से निर्मित है, जिनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और ये बसाव, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय अवस्था में है, ये गैस से बने हुए ग्रह हैं, गैस से बने हुए ग्रह हैं। तो जाहिर सी बात है, गैसों में कोई यान तो भेजा नहीं जाएगा, क्या ढूंढेंगे उसमें, गैस में, है ना। तो यहाँ चट्टानों में, यानी बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, तो शुक्र ग्रह पे जो भेजा गया यान था उसका नाम ध्यान रखें। क्या नाम है बेटा, मैगलन अंतरिक्ष यान का संबंध किससे है, तो शुक्र से है। ठीक है, अब शुक्र के बाद अगला क्रम आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में जरा समझें। देखिए, पृथ्वी का आकार कैसे, गोलाकार है, लंबवत गोलाकार है। और ये सर्वप्रथम किसने कहा, अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने बोला कि पृथ्वी का आकार गोल है। ठीक है, वहीं पे एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रीन प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और एक प्रश्न यहीं पे अगर आपसे आ जाए कि पृथ्वी को सेब के आकार का कहा है, किसने, पृथ्वी को सेब के आकार का कहा है, तो यहाँ पे नाम ध्यान रखेंगे, न्यूटन ने कहा है।
पृथ्वी को सेब के आकार का किसने कहा है? न्यूटन ने। और गोल आकार कहा है अरस्तु ने सर्वप्रथम। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी आउटर कोर की बात की जाए तो इससे भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है और वो क्या है? शयन द्रव। शयन द्रव इसके अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। वहीं पे भूपट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? वो है ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाया जाता है, इसीलिए यहाँ जीवन संभव है, आप और हम लोग यहाँ रह पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? लगभग आपसे पूछा जा रहा है 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। जब सूर्य का उदय हो रहा होता है, वो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। ठीक है। वहीं पे देखिए, ध्रुव तारा, अल्फा सेंटारी, सूर्य और लुब्धक में से वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो सूर्य है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप, सूर्य है, यहाँ पे ध्यान रखें। उसके बाद पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग हिट कर रहे होंगे, जैसे आप लोगों ने देखा बसपम बसाओ। अगर देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र है। अगर शुक्र ऑप्शन में ना हो तो मंगल है, जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग हिट करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन में है तो फिर आप शुक्र ही हिट करेंगे, क्योंकि नजदीक यानी जो इसकी दूरी है वो शुक्र सबसे नजदीक देखने को मिलता है। अगला देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 365.25, यानी आप ये कहेंगे तभी तो एक वर्ष साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। 365 दिन लगभग लगते हैं, मोटा मोटा ये याद रखें। और 4 साल में 25 इस तरीके से करके देखा जाए तो एक दिन लगभग ऐड हो जाता है, इसलिए बोला जाता है लीप वर्ष। इसलिए बोलते हैं लीप वर्ष, जो 366 दिनों का होता है। और ये आप लोग रीजनिंग सेगमेंट में पढ़ते हैं, है ना, जब आप लोग कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। कितने वेग से चलती है ये आपसे पूछा जा रहा है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड में ये चक्कर लगा रही होती है। ठीक है। ये परिक्रमण पथ समझ पा रहे हैं कि जैसे ये सूर्य है और पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो ये जो पूरे चक्कर लगा लेती है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है क्या वेग है इसका। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय करती है कितना? परिभ्रमण करते हुए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 27.8 किलोमीटर। परिभ्रमण का मतलब जान रहे हैं, परिक्रमा तो हो गया कि ये इसकी परिक्रमा कर रही है। परिभ्रमण क्या है कि पृथ्वी ग्लोब, अब यहाँ पे कुछ गोल है नहीं, मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए गोल है तो ये अपने स्थान पे मूवमेंट कर रहा है, यानी इसको परिभ्रमण कह रहे हैं। तो ये लगभग 27.8 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी जो है, ध्रुवीय दूरी जिसको बोलते हैं, वो सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर, है ना। अब ये समझ पाए हैं इसका मतलब? जरा देखिए यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, अगर आपके पास ग्लोब है तो कुछ इस तरीके से रहता है ना, कुछ इस तरीके से रहता है। तो इसमें जो पृथ्वी जो है वो हल्की सी धुरी पे घूमी हुई है, दीर्घवृत्तीय 23.5 डिग्री पे ये घूमी हुई है। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। उसके बाद सत्य कथन देखिए, इसमें क्या है? पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी, अच्छा एक सत्य कथन यहाँ पे और है, इसको हम मिस कर दिए। आइए जरा दोबारा देखिए इसको। इसके संदर्भ में बात हो रही है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट से गुजरती है। विषुवत रेखा, चुंबकीय विषुवत रेखा जो है थुम्बा, केरल में पड़ता है थुम्बा, है ना, केरल में। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक भारत का मैप डायग्राम ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कुछ इस तरीके से भारत है, और यहाँ पे जो लोकेशन है, केरल। एक बार दोबारा देखिए इसको। अगर मैंने एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया है तो कुछ इस तरीके से है। एक रफली डायग्राम, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे केरल है और केरल में एक जगह है थुम्बा, और यहाँ से ये विषुवत चुंबकीय रेखा का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई यान भेजना है तो यहाँ से ये भेजे जाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। लेकिन अब यहाँ से नहीं भेजा जाता है। उसके पीछे कारण क्या था कि जब भी हम लोग
कोई भी अगर हम लोग यान भेज रहे हैं तो यान का जो डायरेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए ये यान छूटा तो यान का डायरेक्शन होता है ये इस डायरेक्शन में गिरता है। तो कई बार ऐसा ये संभावना ना हो कि हमने यान छोड़ा और वो पता चला यहीं विस्फोट हो गया, तो भारत में बहुत बड़े स्तर पर तबाही सामने आएगी, है ना। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं अब यान यहाँ से छोड़े जाते हैं और कई बार हम लोग अन्य देशों की मदद लेके यान को छोड़ रहे होते हैं। तो यानी थुम्बा क्या है, केरल के निकट है और विषुवत पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा यही दक्षिण भारत के थुम्बा के निकट से गुजरती है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। वहीं पे देखिए अगला सत्य कथन, इस डायग्राम को बना लीजिएगा। थुम्बा कहाँ है, केरल में। सत्य कथन क्या है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और पृथ्वी के अक्ष के समानांतर ये होता है यहाँ पे। यानी जो उत्तरी ध्रुव, देखिए ये वाला जो है ये उत्तरी ध्रुव है बेटा, ये उत्तरी ध्रुव है और हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और ये वाला जो है ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है जी, ये दक्षिणी ध्रुव है और पृथ्वी के अक्ष के समानांतर होता है। यानी पृथ्वी के अक्ष के समानांतर अगर मैं बात करूं तो यहां से एक लाइन ड्रॉ हो रही है और ये इसके कहीं ना कहीं समानांतर है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, ये आपके सामने प्रश्न पॉइंट बोला गया है। अगला पॉइंट देखिए, दिन रात जिस कारण होते हैं वो क्या है, पृथ्वी का जो परिभ्रमण है, परिक्रमा नहीं परिभ्रमण, वही जो पृथ्वी अपने एंगल पे ही घूम रही है, मूव कर रही है, उसी के कारण दिन रात होते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। यानी जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी रेखा पर पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात बराबर होंगे, यानी ये सूर्य है, ये आपका सूर्य है और ये पृथ्वी है और हम जानते हैं ये भूमध्य रेखा है ना। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ेंगी तब दिन और रात बराबर होंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पृथ्वी अपने एंगल पे परिभ्रमण कर रही है और विषुवत रेखा पे जो सूर्य पड़ रहा है, जो भूमध्य रेखा पे जो किरणें आ रही हैं, उसके चलते दिन और रात बराबर हैं, ठीक है। मौसम बदलने का कारण क्या है, मौसम बदलने का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर झुके होना, ये मौसम परिवर्तन का कारण है, ठीक है जी। ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखें, सिंपल सा पॉइंट है। उसके बाद अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए, है ना, तो सबसे अधिक संभावना होगी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो डिस्टेंस है, अगर वो 1/4 1/4 अगर कम कर दिया गया तो क्या होगा बेटा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। हमारे वर्ष की अवधि कितनी है, 365.25 दिन है ना, और ये कम हो जाएगी घट के। अगर हमने वो कम किया तो ये कम हो जाएगी, ठीक है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। मरुभूमि यानी मरुस्थल वाली भूमि कहाँ देखने को मिलेगी, 23 डिग्री अक्षांश पे, 23 डिग्री अक्षांश के पास देखने को मिलेगी। यहाँ पे पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे क्यों देखने को मिलेगी, जरा ये समझिए कि जैसे ये पृथ्वी है और ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गया, उसके बाद 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा हो गया और 23.5 डिग्री आपका मकर रेखा हो गया। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी। अब सूर्य की जो किरणें हैं और ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें जो पड़ेंगी, अब आप देखिए कुछ इस तरीके से पड़ रही हैं। यानी यहाँ पे तो डायरेक्ट पड़ेंगी, इस वाले लोकेशन पे तो डायरेक्ट पड़ेंगी। यहाँ पे यानी मतलब क्या है कि जहाँ डायरेक्ट पड़ रही हैं वहाँ पे प्रत्येक वर्ष, यानी आप कह सकते हैं 12 महीने वर्षा होगी, क्योंकि तापमान पूरा पड़ रहा है, पानी जो है वाष्पीकृत के रूप में सामने आएगा, तो वहाँ पे वन जंगल सब देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश कम होता चला जाएगा तो वहाँ पे वाष्पीकरण का दर कम हो जाएगा, जिसके चलते होगा क्या कि 23 डिग्री अक्षांश के पास वो स्थिति बनेगी, 23 डिग्री अक्षांश के पास वो स्थिति बनेगी कि जहाँ पे मरुभूमि होने की संभावना अधिक मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अगर मैं बात करूं भारत के इस लोकेशन की, तो ये गुजरात हो गया, ऊपर देखेंगे आप राजस्थान, तो यहाँ पे मरुभूमि, मरुस्थल भूमि देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विषुवत रेखा थी इसके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ से जा रही है आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, तो यानी इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पूरा नहीं पहुँच पाया, जिसके चलते वाष्पीकरण प्रोसेस नहीं हुआ और मरुभूमि में तब्दील हो गया। लेकिन एग्जैक्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है 23 डिग्री अक्षांश रेखा है, वहां पे ये देखने को मिलेगा, संभावना ज्यादा होगी, ये पॉइंट ध्यान रखें, ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। यानी जैसे ये पृथ्वी है
है ना, और कोई उपग्रह हमारा चक्कर लगा रहा है इस तरीके से, कोई उपग्रह हमारा चक्कर लगा रहा है इस तरीके से या इस तरीके से लगा रहा है, तो और कोई गेंद हमने छोड़ दी तो वो इसी परिधि में घूमती रहेगी, इसी गुरुत्वाकर्षण में घूमती रहेगी, इसी गुरुत्वाकर्षण में घूमती रहेगी, उस परिधि से बाहर नहीं जाएगी। यही पॉइंट आपके सामने मेंशन है कि पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी, जो उसकी कक्षा बनी हुई है उसी के अनुसार ये घूमती रहेगी। ठीक है जी। चलिए, कक्षा का मतलब समझ पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने देखा ये बुध है ना, ये बुध चक्कर लगा रहा है सूर्य के, बुध सूर्य के चक्कर लगा रहा है, तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये इसकी कक्षा है ना। उसके बाद आपने देखा बसपम शुक्र, उसी तरीके से शुक्र, ये शुक्र की कक्षा है ना, इसी कक्षा में रहना है मामला। उसके बाद आपने देखा पृथ्वी, तो ये पृथ्वी की कक्षा है, समझ पा रहे हैं, यानी इसी कक्षा में ये घूमता रहेगा। ये आपके सामने पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर यानी जिसको मेंटल बोलते हैं, इसके नीचे क्रोड यानी कोर बना होता है। कोर बना होता है वो किस चीज का पाया जाता है? लोह और निकिल का पाया जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, ये पृथ्वी है और ये इसका कोर है, यानी यहाँ से अगर मैं इतना हिस्सा बाहर निकाल लूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कोर कहला रहा है, ये वाला हिस्सा कोर कहला रहा है। तो ये किस चीज़ का बना होगा? लोह और निकिल का बना होगा। अभी चट्टान वाला टॉपिक आएगा तो वहाँ हम इसको और डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आइए, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक है जी। एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को देना चाहेंगे। अभी जैसे कि आपका जुलाई चल रहा है, ठीक है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जा चुका है। इस बार 22 अप्रैल, छोटा सा होमवर्क सभी बच्चे नोट करें और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 22 अप्रैल 22 अप्रैल 2022 को पृथ्वी दिवस मनाया गया। ये तो आपको कंटेस्ट हो गया। इसका थीम क्या था? ये पॉइंट आपके लिए होमवर्क है। इसका थीम क्या था? ये होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखें। मंगल, पृथ्वी के बाद अगला ग्रह आता है मंगल। ये भी चट्टान से निर्मित है, मंगलयान भेजे जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। अब इसके संदर्भ में आपको क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं, देखिए, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। ये सही स्टेटमेंट किसके संदर्भ में है? तो ये मंगल के संदर्भ में है ना। मंगल यानी मंगल ग्रह के विषय में है कि जितना झुकाव पृथ्वी का है लगभग उतना ही झुकाव मंगल ग्रह का भी देखने को मिलता है। शुक्र ग्रह पे तो नहीं है जीवन संभव, लेकिन मंगल पे ऐसा बता रहे हैं कि जीवन यहाँ पे संभव देखने को मिल सकता है, क्योंकि उतने ही अक्ष पे झुकी हुई है, इसीलिए मंगलयान वगैरह सब आप देखते हैं भेजे जाते हैं, है ना। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है वो क्या है? बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति का होना। समझ पा रहे हैं? इसीलिए मंगलयान कहीं ना कहीं क्रम प्रवार में भेजे जाते हैं। अगला देखिए, पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। किसकी बात हो रही है ना? तो किसकी बात हो रही है? यूरोपा, यानी बृहस्पति का जो उपग्रह है यूरोपा, यहाँ पे ये जीवन संभव है। ध्यान रखेंगे, बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा। ठीक है, देखिए, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 25 मई 2008 को, है ना। लैंडर, फिनिक्स मार्स लैंडर जो है मंगल ग्रह की सतह पर उतरा। डेट के साथ आपको याद रखना है 25 मई वर्ष 2008 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चर्चा करें। अब अगला जो ग्रह है बृहस्पति, बिल्कुल क्रम में जैसे मैंने आपको बताया, बसपम बसाओ, है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद बृहस्पति। अब बृहस्पति की बारी है। इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो जरा समझिए। देखिए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आप क्रम में सारी चीजें देख रहे हैं इसको सिनॉप्सिस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वही कार्यक्रम मैं बार बार आपके सामने दोहरा रहा हूं। आपने बनाया सूर्य, उसके बाद ये सारे ग्रह बांट दीजिए, 8 ग्रह इस तरीके से बांट दीजिए और सबके पास एक एक पॉइंट मेंशन कर दीजिए कि जो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं मिलने वाला है, जो कि हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि सारा मामला आप एक ही पेज पे देख रहे होंगे, है कि नहीं है। आइए, तो बृहस्पति के संदर्भ में पहला पॉइंट देखें कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। ठीक है जी, बृहस्पति के जो चंद्रमा हैं यानी जो उसके उपग्रह हैं उनकी खोज किसने करी? गैलीलियो ने। और सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा जाए तो बृहस्पति ही है सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल के अंतर्गत। ठीक है, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह
वो भी बृहस्पति है, सबसे बड़ा और भारी ग्रह। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह कौन सा है? वो वरुण है। सबसे अधिकतम समय, सबसे वरुण सबसे ज्यादा समय कौन लेता है? वरुण लेता है। ठीक है, बृहस्पति का वलय, बृहस्पति का जो वलय है वो किस चीज से बना हुआ है? वो सिलिकेटो का बना होता है, ये पॉइंट ध्यान रखें। बृहस्पति का जो वलय, जो गोलाकार बना हुआ है, वो सिलिकेटो का बना है। ठीक है, उसके बाद देखिए शनि, बृहस्पति के बाद है शनि। शनि जो है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.4 वर्ष। 29.4 वर्ष का समय शनि ले रहा है। ठीक है, वहीं पे शनि, बुध, मंगल, पृथ्वी में से वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय हैं, कौन है? शनि है। वलय मतलब जरा ऐसे समझिए कि ये आपका शनि है और इसके आगे ना कुछ ऐसे वलय से बने हुए हैं, ऐसे छल्ले से बने हुए हैं, इसके यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है जी, जिसके चारों ओर वलय बने हैं वो है शनि, और बृहस्पति के भी बने हैं। ठीक है, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था वो कौन सा था? वो शनि था। हालांकि इसका कोई लाभ तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे चक्कर उसका डायरेक्शन से भटका और वो चक्कर यहाँ किसके लगाने लगा? शनि के लगाने लगा। ये ध्यान रखें। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान है कैसिनी, कैसिनी नाम ध्यान रखेंगे, जून 2004 की बात है। ठीक है, शनि के चक्कर लगाने लगा। उसके बाद देखिए शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह कौन सा है? यूरेनस और नेपच्यून। अरुण वरुण से गर्म ग्रह कौन सा है? शनि। ठीक है, टाइटन, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? शनि का है। जैसे उपग्रह मतलब जैसे चंदा मामा आप कह सकते हैं, पृथ्वी का उपग्रह मून चंद्रमा, उसी तरीके से शनि का उपग्रह सबसे बड़ा है टाइटन। ठीक है, और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट, शनि है भाई। 82 उपग्रह हैं इसके। सिंपल सा प्रश्न आता है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। याद रह जाएगा, 82 उपग्रह यानी 82 चंदा मामा है इसके पास, ऐसे याद रखें। ठीक है, अगला देखिए। अब अरुण वरुण प्लूटो, इनके बारे में बात करें। हालांकि प्लूटो को तो 2006 से अस्तित्व में हटा दिया गया है, इसको काउंट नहीं किया जाता है ना। अब यहाँ के संदर्भ में क्या प्रश्न बन सकते हैं वो देखिए। सौर मंडल से संबंधित सही कथन, नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है ना, ये पॉइंट ध्यान रखें। फोबोस एवं डायमंड्स मंगल के 2 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डायमंड्स, है ना, ये यहाँ पे ध्यान रखें। डायमंड्स इसको डिमोस भी बोलते हैं, फोबोस और डिमोस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिमोस। ये दोनों उपग्रह किसके हैं? ये दोनों उपग्रह मंगल के हैं, यहाँ पे ध्यान रखें। उसके बाद देखिए यूरेनस, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 वर्ष का समय। 84 वर्ष बाद एक परिक्रमा पूरी होती है, किसकी? यूरेनस की। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद देखिए जिस ग्रह यानी बौना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वो कौन सा है? वो प्लूटो है। इसको बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है ना। बौना ग्रह यानी पहले जब इसको काउंट किया जाता था तो 9 ग्रह थे, आप सुनते होंगे 9 ग्रहों की स्थिति, तो 9 ग्रह कौन से हैं? ये। उसके बाद अब इसको जब हटा दिया गया तो वर्तमान में 8 ग्रह अस्तित्व में हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है, कौन सा है? प्लूटो। बिल्कुल रट जाना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रह उपग्रह किसके हैं? शनि। तुरंत टिप्स में आंसर आना चाहिए, इनको बार बार देखना है आपको। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र था, सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। ठीक है जी, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। सौर जगत का सबसे दूर ग्रह वरुण। ठीक है जी, नेपच्यून किसको बोल रहे हैं बेटा? अरुण को बोल रहे हैं। ठीक है, और यूरेनस किसको बोल रहे हैं? वरुण को बोल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद निक्स और हाइड्रा चंद्रमा हैं, 2 चंद्रमा निक्स और हाइड्रा किसके हैं? प्लूटो के हैं, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। जो अब बौना ग्रह करार कर दिया गया है, 2006 से इसको हटा दिया गया है, ये ग्रहों की श्रेणी में नहीं है। लेकिन ये प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा है? प्लूटो के। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद्रमा के बारे में बात करें, मून के बारे में बात करें। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह मून। अब मून के संदर्भ में आपको क्या ध्यान रखना है वो देखिए। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, मानव ने चंद्रमा पर 1969 में पहला कदम रखा गया मानव के द्वारा। ठीक है, उसके बाद सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यानी शांति का सागर स्थित है कहाँ? चंद्रमा पर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकल के आता है, इसको ध्यान रखें।
चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां चंद्रमा पे वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल के अभाव के होने के कारण आप कुछ भी बोलने का प्रयास करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं और आप साउंड के जरिए सुन रहे हैं, है ना, मेरी वॉइस दीवार से टकरा रही है, माइक से टकरा रही है और आपके पास तकनीक के माध्यम से पहुंच रही है। यहाँ पे वायुमंडल है ना। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण ही ऐसा होता है कि दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करेंगे तो सुन नहीं पाएंगे बोला क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताया था कि ये अगर सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है कौन? सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है कौन? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है मून, चंद्रमा, है ना, ये चंद्रमा है। और आपसे पूछा गया चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होगी? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी, यानी मून की सिचुएशन कहाँ है? ये है। यानी अब सूर्य का प्रकाश जो जाएगा वो पृथ्वी पे पहुंचेगा लेकिन चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाएगा, और ये वाली सिचुएशन बनेगी चंद्र ग्रहण की। लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे हम लोग, है ना। तो ये वही मामला है। अगला देखिए, वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है कब? आपसे पूछा जा रहा है फुल मून यानी पूर्ण चंद्र की स्थिति में चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। उसके बाद जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा जब कहीं ना कहीं अर्ध चंद्र देखने को मिलेगा, ठीक है। सौर मंडल में चंद्रमा है क्या है? आपको पता चल गया है, पृथ्वी का उपग्रह है। बिल्कुल बेसिक और फैक्चुअल पॉइंट है अभी तक यहाँ पे, ठीक है। ब्लू मून परिघटना होती है ना, एक ही माह में दो पूर्णिमा या जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है तो उसको हम लोग ब्लू मून के नाम से जान रहे हैं, ठीक है जी। ब्लू मून परिघटना, इसके संदर्भ में पॉइंट ध्यान रखें। अगला देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा परिवर्तन? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका भार जो है घट जाता है, उसका भार घट जाता है। यानी मान लीजिए आपका पृथ्वी पे 60 केजी भार था, 60 केजी भार था, आप चंद्रमा पे पहुंचे, आपका भार हो जाएगा 10 केजी, यानी 1/10 का गिरावट देखने को मिलेगा। तो आप परेशान ना हो अगर आपका वेट ज़्यादा है, वो आप इस पृथ्वी ग्रह पे हैं इसलिए आपका भार ज़्यादा लग रहा है। चंद्रमा पे चले जाएंगे तो आपसे स्लिम ड्रिम कोई नहीं है, ऐसे याद रखें, ठीक है जी। चलिए, अलग अलग ग्रहों के अनुसार भार है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? वो है 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है जी। अच्छा, अब अगला पॉइंट देखिए, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह पट्टी मैंने आपको बताई थी, बृहस्पति और कहीं ना कहीं मंगल के मध्य क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। वो क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करें, देखिए मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से हमने समझा था, मंगल और बृहस्पति के मध्य, ठीक है जी। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, क्षुद्र ग्रहों के विषय में सही कथन क्या है? ऑप्शन के अनुसार हम लोग हिट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं और अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक भी बड़ा देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर देखिए, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉइड के नाम से जान रहे हैं, छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए, मंगल और बृहस्पति। आपने बनाया था बुध, है ना, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और उसके बाद बृहस्पति, इनके मध्य मैंने आपको बताया था क्षुद्र पट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ तक का मामला तो चट्टान है, यहाँ तक का तो मामला चट्टान है, पार्थिव ग्रह हैं, और यहाँ के बाद सारे ग्रह जो हैं वो गैसीय हैं। तो यहाँ इसके मध्य एक क्षुद्र पट्टी पाई जाती है जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है जी। चलिए, अब शब्द आता है धूमकेतु एवं उल्का। धूमकेतु एवं उल्का, अब जरा इसको समझिए, धूमकेतु एवं उल्का के संदर्भ में कि धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण जो है वो धूमकेतु पर भेज्य दाब डालता है, जिससे उसका पुच्छ सूर्य से दूर छिप जाता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखिए हेल बॉब किसका नाम है, किस नाम से जाना जाता है, क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखने, पुच्छल तारा जिसको धूमकेतु बोल रहे हैं, यही है हेल बॉब, ठीक है, ओके।
उसके बाद देखिए शूमेकर लेवी 9, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वह कौन सा था? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह से टकराया था कौन? शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु। ठीक है जी। उसके बाद उल्का, जिसको मेट्योर के नाम से जान रहे हैं, उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्यों का अंश कहलाता है उल्का। ये सभी कहीं ना कहीं सौर परिवार के अंतर्गत हैं। यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। वहीं पर अगर बात करें पृथ्वी, अच्छा अब देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जो मैंने अभी आपको बताया था कि पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक, आई गेस लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको हम लोग अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ करें। पृथ्वी पर जो इस तरीके की लेटी हुई रेखाएं हैं जिसको लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, ये कहलाती हैं अक्षांश रेखा। ये कहलाती हैं अक्षांश रेखा, है ना, अक्षांश रेखा कहलाती हैं। और ये इनका क्रम ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से नीचे की तरफ आता रहेगा। ये हो गई अक्षांश रेखाएं। और इसी क्रम में अगर हम लोग बात करें कि पृथ्वी से जो लंबवत रेखाएं आती हैं, इसको लॉन्गिट्यूडिनल लाइन बोलते हैं, ये आपकी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। ये देशांतर रेखा कहलाएगी। और जो लेटी हुई लाइनें हैं, लैटिट्यूड लाइन, ये सारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में क्या क्या पॉइंट, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जरा उसको समझिए। देखिए 91 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण और 91 डिग्री पश्चिम में जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो क्या है? वो 45 डिग्री दक्षिण होगा। 45 डिग्री दक्षिण, यानी अगर हम लोग बात करें 90 डिग्री उत्तर, जीरो से हम 90 डिग्री ऊपर चले गए 91 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री पूर्व गए, 45 डिग्री पूर्व की तरफ गए, उसके बाद 45 डिग्री दक्षिण गए, 45 डिग्री दक्षिण गए और 91 डिग्री पश्चिम गए, 91 डिग्री पश्चिम। तो यहाँ पे सही स्थिति क्या होगी भाई? अक्षांश के संदर्भ में ध्यान रखें। आपको इतना पता लग गया 91 डिग्री उत्तर की तरफ बात हो रही है, ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री दक्षिण की तरफ बात हो रही है। तो आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पे सही प्रतीत होता है, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति सही होगी, हो सकती है, वो कौन सी होगी? 45 डिग्री दक्षिण। ठीक है, क्योंकि पूर्व और उत्तर इसमें मामला कंसेप्ट नहीं बन रहा है, 45 दक्षिण वाला आपका मामला अक्षांश डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद देखिए, एक ग्लोब पर अक्षांशों में वृहत वृत्त होता है। कहाँ? विषुवत रेखा पे, है ना। ग्लोब पे जो अक्षांश रेखाएं आप देख पाएंगे, सबसे बड़ा वृत्त यही प्रतीत होगा, सबसे बड़ा वृत्त यही प्रतीत होगा। थोड़ा इसको अलग कलर से ड्रॉ कर दें ताकि आपको विजिबल रहे। सबसे बड़ा वृत्त देखिए कहाँ देखने को मिलेगा? 0 डिग्री अक्षांश पे देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ मूव करते रहेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि उनका जो आकार है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा वृत्त कहाँ मिलेगा? विषुवत रेखा। उसके बाद देखिए, प्रधान यमुनोत्तर यानी ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। कहाँ पे है? अंध महासागर में है। कहाँ है बेटा? अंध महासागर। ठीक है जी, एक छोटा सा होमवर्क और, अंध महासागर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ये छोटा सा होमवर्क है। ये जैसे किसको कहते हैं, मतलब जैसे आपने प्रशांत महासागर नाम सुना है, अटलांटिक सुना है, हिंद महासागर, है ना। तो कौन सा महासागर है? अंध महासागर। ये आपके सामने छोटा सा मैंने होमवर्क दिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलेंगे। अगला देखिए, 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवस्थित हैं। कहाँ पे? गिनी की खाड़ी में है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जहाँ पड़ता है, गिनी की खाड़ी है, जहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री देशांतर है ना, अटलांटिक महासागर। ठीक है, समझ पाए हैं कैसे, क्या पॉइंट बोला जा रहा है? ये वाला मामला। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ अक्षांश रेखा की, तो कुछ इस तरीके से जा रही है। तो अक्षांश रेखा जब यहाँ पहुंची और अक्षांश रेखा जब ऊपर जा रही है, ये वाली, यानी एक तो आपकी भूमध्य रेखा हो गई। उसके बाद जब देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो मामला ये आपसे पूछा जा रहा है। 0 अंश अक्षांश और 0 अंश आपका देशांतर, ये अवस्थित है, गिनी की खाड़ी पड़ती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर का है, नीचे की तरफ देख पाएंगे। ठीक है, आइए उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क और रोम में कौन दूरतम उत्तर में उपस्थित है? रोम है बेटा, ये रोग लिख दिया है, रोम। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं ग्लोब में इनकी डायरेक्शन की मदद से हेल्प लेके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, बीजिंग की बात करें तो बीजिंग कहाँ पड़ेगा भाई? चाइना में। तो इसका लोकेशन कहीं ना कहीं यहाँ होगा।
ठीक है। उसके बाद बात करें नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली भारत में है और भारत विषुवत रेखा से ऊपर है, तो नई दिल्ली कुछ यहाँ हो गया, क्योंकि नई दिल्ली से ऊपर है आपका चाइना। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क कहीं ना कहीं यहाँ पड़ेगा। रोम की बात करें तो रोम यूरोप में है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पड़ेगा। तो सबसे दूरतम उत्तर में अवस्थित है कौन सा? रोम। यानी ऐसे लोकेशन आप उसको इमेजिन करेंगे और उसको फिट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया अक्षांश के संदर्भ में। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं के संदर्भ में। ठीक है जी, देशांतर रेखाओं के संदर्भ में आइए। अब देशांतर रेखा कौन सी होती है? जो कहीं ना कहीं लंबवत है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन जिसको बोल रहे हैं, वो पॉइंट। तो अगला यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः वह स्थित है 2 घंटा आगे है। अब जरा समझिए, अब ध्यान से देखिए, ये आपका पृथ्वी है और ये देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है जी, ये देशांतर रेखाएं हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये वाला जो हिस्सा देख पा रहे हैं, इसके इधर का हिस्सा कहलाता है पूर्वी देशांतर। इसके इधर का हिस्सा क्या कहला रहा है? पूर्वी देशांतर कहलाता है। और इधर का हिस्सा क्या कहलाता है? पश्चिमी देशांतर। क्या कहला रहा है? पश्चिमी देशांतर। ठीक है जी, पश्चिमी देशांतर कहला रहा है। अच्छा, अब आप एक चीज समझिए कि प्रत्येक डिग्री देशांतर पे 4 मिनट का अंतर होता है। प्रत्येक डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। एक मिनट यहाँ ध्यान रखें, 4 मिनट का अंतर होता है, ध्यान रखेंगे। अब आपसे बोला जा रहा है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है ना? तो कितना डिग्री आपका पूर्वी देशांतर पर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ग्रीनविच कहाँ पड़ता है? 0 डिग्री पे पड़ता है। 0 डिग्री पे पड़ता है। 0 डिग्री से 2 घंटा आगे है काहिरा का समय, यानी 0 डिग्री से आगे है। 0 डिग्री से आगे, इस तरफ बढ़ेंगे तो समय आगे चलता चला जाएगा। तो ये स्थित कहाँ होगा? 2 घंटे। 2 घंटे में कितने हो गए? 120 मिनट, है ना? 120 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट हो गए। और 4 मिनट का अंतर, है ना? 4 मिनट का अंतर बन रहा है। तो 12 3 360, तो 300 लगभग आपका जाएगा, 300 पूर्व देशांतर पर ये जाएगा। यहाँ पे पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रत्येक डिग्री पे कितने मिनट का अंतर है? 4 मिनट का अंतर। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें। आइए अगला देखें। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो, तब प्रातः 6:30 बजेंगे। तब प्रातः 6:30 बजेंगे। कब बजेंगे? जब 0 डिग्री देशांतर पर मामला होगा, मध्याह्न हो रहा हो, देशांतर पर मध्याह्न हो रहा हो 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, और प्रातः के 6:30 बजेंगे तब 0 डिग्री देशांतर पर मामला पहुंच गया हो। क्योंकि ऐसा क्यों होगा जरा ये समझिए, ग्रीनविच से 5.5 घंटे घड़ी आगे है, 5.5 घंटे आगे है। और एक डिग्री में, 1 डिग्री की बात करें तो कहीं ना कहीं आपका 4 मिनट का अंतराल देखने को मिलता है। यानी 82.5 × 4 से अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, आगे नीचे कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और यहाँ काटेंगे आप लोग 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप इसको जब कैलकुलेट कर रहे होंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो देखिए 82.5 डिग्री निकल के आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 5.5 घंटे का मामला आगे जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के समानांतर होगा 6 घंटे का मामला सामने आएगा। 6 घंटे का मामला यहाँ पे सामने आएगा। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट देखें। यहाँ पे अगला पॉइंट है आपके सामने कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बज रहा है ना, 5:30 बजे का समय है, तो वह जगह अवस्थित कहाँ होगी? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगी। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगी। ये आपके सामने पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। शाम का 5 बजे का समय हो रहा है और ग्रीनविच मध्याह्न पे है। ठीक है। वह देशांतर जो प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करती है, वो कौन है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब जरा एक चीज समझिए, यहाँ पे छोटा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री करते करते ये फाइनली 180 डिग्री। ऐसे इधर भी 1 2 3 करते करते 180 डिग्री। यानी जो ये 180 डिग्री की जो रेखाएं मिलेंगी, ये सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करेंगी। ये आपके सामने पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद नई शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस एक यमुनोत्तर यानी मेरिडियंस में दिखाई देती है, वो कौन सा है?
93 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर पे आपको ये दिखाई देगा। इसको कैसे पढ़ते हैं? 93 डिग्री और ये 30 सेकंड को डिनोट कर रहा है। 93 डिग्री, माफी चाहते हैं, 30 मिनट को डिनोट कर रहा है। अगर मान लीजिए इसके बाद कुछ और लिखा होता 15, तो ये सेकंड हो जाता है। यानी जैसे आप समय देखते हैं 8:30 है ना, तो ये टाइम फ्रेम में दिखाता है। ये 8 घंटे को डिनोट कर रहा है, मिनट को डिनोट कर रहा है, और ये आपका कहीं ना कहीं सेकंड को डिनोट कर रहा है। वही क्रम इसमें भी आपका लगता है। अगला देखिए, किसी स्थान पर मानक समय यानी जो स्टैंडर्ड टाइम है वो निर्धारित करने का आधार क्या होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा होता है स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करने का, ठीक है जी। और प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ है? ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा, क्योंकि यहीं से टाइम डिसाइड हो रहा है। यहीं से हम पूर्वी देशांतर की तरफ टाइम निकाल सकते हैं, पश्चिमी देशांतर की तरफ टाइम निकाल सकते हैं। अब देखिए, प्रधान यमुनोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो गुजरती है, कितने देशों से गुजरती है? ये आंकड़ा याद रखेंगे, 9 देशों से। आप देखेंगे यूके पड़ेगा रास्ते में, आपका स्पेन है, फ्रांस है ना, अल्जीरिया है, इसी क्रम में पढ़ेंगे, इसी रेखा पे पढ़ेंगे। माली है, बुर्किना फासो है, टोगो पड़ेगा, घाना पड़ेगा, उसके बाद अंटार्कटिका यानी दक्षिण ध्रुव में। यानी ये क्रम आपको पूरा ध्यान रखना है। काउंटिंग याद रखें, 9 देश इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। अर्का, डबलिन, मैड्रिड और लिस्बन, ये जिनका समय उससे समान होता है वह क्या है? वो अक्रा, डबलिन और लिस्बन, ये सब देश के नाम है। ये आप लोग यहाँ पे देख के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ग्रीनविच माध्य जो है वो समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों की मानक समय का सही क्रम क्या दिखाएगा? फिर हम ऑप्शन के अनुसार इसको हिट कर रहे होंगे, जैसे जापान, इराक, ग्रीस यानी यूनान, क्यूबा और कोस्टारिका। यानी अगर आप लोग देखें तो ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम में तो जापान पहले पड़ेगा, फिर इराक आएगा, फिर ग्रीस आएगा, है ना, फिर उसके बाद क्यूबा देखेंगे आप लोग, कहीं ना कहीं आप अमेरिका की तरफ बात करें तो कोस्टारिका, कुछ इस तरह से देखेंगे। तो ऐसे ड्रॉ करके आप लोग अपना आंसर इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी नहीं होती है, कहा जाता है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी ये जो यहां से ये जो 180 डिग्री वाला मामला बन रहा है, यहां पे ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। यानी यहां से क्रॉस करने के बाद एक दिन हम आगे चले जाते हैं और एक दिन हम पीछे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, वह जल डमरू मध्य जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है कौन सा है? बेरिंग जल डमरू मध्य। और बेरिंग जल डमरू मध्य कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ देखेंगे जो इसके बिल्कुल नजदीक है, ठीक है जी, जल डमरू मध्य। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में यहीं से हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे और सेशन को समझ रहे होंगे डायग्राम की मदद से भी, ठीक है। जैसे जल डमरू मध्य है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जल डमरू मध्य से समझते क्या हैं। नेक्स्ट सेशन में यहीं से हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।